22 दिसंबर 1999। हर दिन की तरह आज भी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 4:15 पर काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना होती है। प्लेन के अंदर काफी खुशनुमा माहौल छाया होता है। कोई बाहर बादलों को निहार रहा होता है, कोई अपने करीबों को दिल्ली पहुंचकर सरप्राइज देने का प्लान बना रहा होता है। लेकिन ठीक 40 मिनट के बाद एक आवाज आती है, कोई अपने सीट से नहीं हिलेगा, अब ये प्लेन हमारे कब्जे में है। इतना सुनते ही कुछ ही पलों में वो खुशनुमा माहौल एक डरावने और भयानक माहौल में बदल जाता है। प्लेन के होस्टेजेस सहित सारे यात्री घबरा जाते हैं। महिलाएं चिकना शुरू कर देती है, बच्चे डर के मारे रोना शुरू कर देते हैं और काठमांडू से दिल्ली का वो 1 से 2 घंटे का आरामदायक सफर 7 दिन के बेहद कष्टदायक और असहनीय सफर में बदल जाता है। 24 hours after flight IC-814 was hijacked by unidentified hijackers, the plane remains stranded in Taliban-controlled Kandahar. The government is yet to announce whether it will negotiate with the hijackers or not. We are now going live to Delhi, where the Prime Minister is making his first public remarks since the crisis began. अब वे आतंकवादी आखिर कौन थे? प्लेन को हाईजैक करने के पीछे उनका क्या मकसद था? उन्होंने प्लेन को हाईजैक कैसे किया और क्यों इस हाईजैकिंग को इतिहास में सबसे बुरे हाईजैकिंग में से एक माना जाता है? इन सारे सवालों का जवाब हम लोग जानेंगे आज के इस इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री में। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा। स्टोरी एम्पायर में आपका स्वागत है। बैकग्राउंड ऑफ हाईजैकिंग। जुलाई और अगस्त के महीने में एक तरफ भारत में जहां बारिश हो रही थी, तो दूसरी तरफ हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के दिल में बदले का सैलाब आया हुआ था। भारत ने पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख तथा मुश्ताक अहमद जरगर सहित बहुत से आतंकियों को जेल में बंद कर रखा था और इसीलिए सारे आतंकी अपने आकाओं के बिना काफी असहाय महसूस कर रहे थे। ये आतंकी भारत में कुछ बड़ा तो करना चाह रहे थे, लेकिन औकात न होने की वजह से चाह के भी कुछ न कर पा रहे थे। फिर एक दिन मसूद अजहर के बड़े भाई इब्राहिम अतहर को ये महसूस हुआ कि अगर हमें भारत में कुछ बड़ा धमाका करना है तो भारतीय जेलों से उन आतंकियों को छुड़ाना होगा जो बड़े हमले को अंजाम देने का जज्बा रखते थे। और इसी के लिए अब अतहर इब्राहिम गाजी बाबा के साथ मिलकर प्लेन हाईजैकिंग की प्लानिंग शुरू करता है, क्योंकि यही वो रास्ता था जिसके द्वारा वे आतंकी अपने आकाओं को भारतीय जेलों से छुड़ा सकते थे। आज की वक्त की तरह उस वक्त भी भारत में प्लेन हाईजैकिंग के लगभग ना के बराबर चांस थे, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी और इसीलिए उन आतंकियों को ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ वो प्लेन को भी हाईजैक कर ले और उसमें भारतीय नागरिक भी बैठे हुए मिले। फिर क्या था, आतंकियों को तुरंत नेपाल की याद आती है, क्योंकि वहाँ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ कमजोर तो थे ही, लेकिन इसी के साथ वहाँ यात्रियों की ठीक से जांच भी नहीं की जाती थी। अगर सीधी भाषा में कहे तो उस वक्त काठमांडू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की कंडीशन वैसी थी जैसी आज हमारे बस स्टेशन की है। अब धीरे धीरे हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकी नेपाल को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। सितंबर और अक्टूबर के बीच इस हमले का मास्टरमाइंड इब्राहिम अतहर गाजी अपने साथियों के साथ मिलकर काठमांडू से जाने वाली सारी फ्लाइट को एनालाइज करता है, जिसके बाद वे लोग फ्लाइट IC-814 को अपने टारगेट पर लेते हैं, क्योंकि यही वो एकमात्र फ्लाइट थी जो सीधे दिल्ली जाती थी और इसमें भारतीय नागरिक भी काफी मात्रा में मौजूद रहते थे। अब धीरे धीरे इब्राहिम अतहर अपने आतंकियों के साथ मिलकर नेपाल में फर्जी पासपोर्ट और टिकट्स का इंतजाम करना शुरू करता है और इधर गाजी बाबा इन आतंकियों को बैक एंड से हाईजैकिंग के लिए ट्रेन कर रहा होता है। नवंबर शुरू होते ही ये सारे आतंकी हाईजैक के लिए हथियारों और चाकों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जिसमें ISI इनकी पूरी मदद करता है ताकि ये आतंकी नेपाल के जरिए भारत में दहशत फैला सके। ये हथियार और चाकू जो वे आतंकवादी हाईजैकिंग के लिए तैयार किए थे, इनमें कुछ प्लास्टिक के भी बने हुए थे ताकि वे सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा दे सके। अब आता है दिसंबर का महीना, जिसमें इन आतंकियों को इस हाईजैक को अंजाम देना होता है। इस हमले के लिए हरकत उल मुजाहिदीन अपने 5 सबसे काबिल आतंकियों को चुनता है, जिनके नाम थे इब्राहिम अतहर, शाकिर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी और जरूर मिस्री जाहिद। इन आतंकियों में से इब्राहिम अतहर बहावलपुर से रहता है, शाकिर शुक्र से, जबकि बाकी तीनों आतंकी कराची के रहने वाले होते हैं। इस ग्रुप का कमांडर उनमें से सबसे काबिल और मसूद अजहर के भाई इब्राहिम अतहर को बनाया जाता है, जबकि सब कमांडर शाकिर को। हाईजैकिंग के 10 से 15 दिन पहले सारे हथियार नेपाल में आतंकी नेटवर्क के द्वारा पहुंचाए दिए जाते हैं, जिनमें छोटे चाकू, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल भी शामिल रहते हैं। और हमले को अंजाम देने के लिए ये 5 आतंकी 4-5 दिन पहले बांग्लादेश के रास्ते से नेपाल पहुंचते हैं, जहां पर ये पहले अपने हथियारों को गुप्त ठिकानों से इकट्ठा करते हैं और फिर नेपाल के अलग अलग होटलों में
फर्जी पहचानों के साथ ठहर जाते हैं। नेपाल में जब ये ठहर रहे होते हैं तो अपने साथी आतंकियों से बहुत कम संपर्क में रहते हैं ताकि इन पर किसी को शक ना हो। और आखिरकार महीनों के इंतजार के बाद वो दिन आ ही जाता है जिस दिन ये पांचों आतंकवादी अपने मकसद को अंजाम देने वाले थे। डे ऑफ हाईजैकिंग। 24 दिसंबर को ये पांचों आतंकवादी हाईजैकिंग पर जाने से पहले अपने हथियारों को जैकेट्स के अंदर छुपा लेते हैं और अच्छे से तैयार होकर सुबह 7 बजे के करीब त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू पहुंच जाते हैं। यहाँ एयरपोर्ट पर इन आतंकियों की मदद के लिए मेहराजुद्दीन वानी मौजूद होता है, जो दाऊद इब्राहिम के नेपाल कनेक्शन के जरिए पांचों हाईजैकर्स की फेक पासवर्ड बनाकर उन्हें राइफल्स, ग्रेनाइड और हथियारों के साथ फ्लाइट में चढ़ने में मदद करता है। ये पांचों आतंकवादी फ्लाइट में पैसेंजर के साथ चढ़ जाते हैं और यात्रियों के बीच शांति से बैठ जाते हैं। 24 दिसंबर 1999 को फ्लाइट IC-814 दोपहर के 4 बजे के करीब काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से न्यू दिल्ली के लिए रवाना होती है। इस फ्लाइट में आतंकवादियों सहित 179 यात्री और 11 क्रू मेंबर्स होते हैं। इस फ्लाइट के कमान कैप्टन देवी शरण जी संभाल रहे होते हैं, जबकि फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जग्गा थे। उस दिन फ्लाइट में इंडियंस के बीच कुछ फॉरेनर भी मौजूद थे, जिनमें रॉबर्ट ग्योरी नाम की एक बड़ी हस्ती शामिल थी। दरअसल रॉबर्ट ग्योरी उस समय के एक जाने माने कंपनी दे ला रियो ग्योरी के मालिक थे, जो उस समय दुनिया के मेजॉरिटी प्रिंटिंग बिजनेसेस को कंट्रोल किया करती थी। अब प्लेन उड़ान भरकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर आराम से अपनी निर्धारित दिशा में बढ़ी जा रही थी। प्लेन के अंदर की यात्री काफी खुश लग रहे थे। कोई प्लेन के बाहर बादलों की तस्वीरें खींच रहा था तो कोई बेसब्री से अपने प्रियजनों से मिलने का इंतजार कर रहा था। लेकिन आज किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जल्द ही एक ऐसे जंजाल में फंसने वाले हैं जो उन्हें अपने प्रियजनों से मिलने के लिए तरसा कर रख देने वाला था। उड़ान भरने के आधे घंटे के बाद 4:40 के करीब जब प्लेन इंडियन एयर स्पेस में घुस चुका होता है और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, उसी वक्त 5 नकाबपोश आदमी अपने सीट से हथियारों के साथ उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, कोई अपने सीट से नहीं हिलेगा, अब ये प्लेन हमारे कब्जे में है। जब पैसेंजर्स उन आतंकियों को देखते हैं तो किसी के पास चाकू होता है तो किसी के पास राइफल होती है। इतना देखते ही सारे यात्री घबरा जाते हैं और चीखना शुरू कर देते हैं। यात्रियों को इसे चिल्लाता हुआ देख उन पांचों में से एक आतंकवादी ग्रेनेड निकाल कर सबको डराते हुए कहता है कि सब चुपचाप बैठे रहो, नहीं तो प्लेन को यही बॉम्ब से उड़ा देंगे। इतना सुनते ही सारे यात्री सहम जाते हैं और चुपचाप मन ही मन में ऊपर वाले को याद करने लगते हैं। इन आतंकियों का ये धमकी का खेल जारी रहता है। तभी उनमें से लीडर इब्राहिम अतहर जहूर मिस्री को ये आदेश देता है कि हम लोग इधर संभालते हैं, तुम जाकर कॉकपिट पर कब्जा करो। उनके कम्युनिकेशन में भी काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखती है और वो था इनका चौकन्ना होना। ये आतंकी अपने साथियों को बड़े ही चालाकी से असली नाम से ना पुकार कर डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर और चिप जैसे नामों से पुकार रहे थे। इब्राहिम का आदेश मिलते ही जहूर कॉकपिट की ओर भागता है और फ्लाइट अटेंडेंट को धमकाते हुए कॉकपिट का दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। जैसे ही कैप्टन देवी शरण जी को यह पता चलता है कि प्लेन को हाईजैक किया जा चुका है, वे तुरंत दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खबर कर देते हैं। और इस समय वक्त हो रहा था 4:56। जब आतंकियों के कहने पर कैप्टन देवी शरण जी कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोलते हैं, तब वे आतंकवादी भौंकलाते हुए कहते हैं, अगर अपने आदमियों को जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप दरवाजा खोल दो, नहीं तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। इतना सुनते ही देवी शरण जी दरवाजा खोल देते हैं और वे आतंकी अंदर घुसते ही कैप्टन देवी शरण जी पर बंदूक तानते हुए कहते हैं, भाड़ में गई दिल्ली, अब इस प्लेन को वेस्ट की तरफ पाकिस्तान ले चलो। और देवी शरण जी सबकी जान की परवाह करते हुए उन आतंकियों की बात मान लेते हैं और उस फ्लाइट को वेस्ट की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन मन ही मन वे ये भी सोच रहे होते हैं कि मैंने ATC को खबर कर दिया है, अब वे सब संभाल लेंगे। अब प्लेन पर कंट्रोल मिलते ही ये आतंकवादी पैसेंजर में मौजूद बच्चे, मर्द और औरतों को सेपरेट करना शुरू कर देते हैं और वे ज्यादा मूवमेंट ना कर सके इसलिए उनकी आंखों पे कपड़ा बांध देते हैं। जब देवी शरण जी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये बताते हैं कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिना देरी किए हुए इस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तक पहुंचा देती है। अब प्रभात कुमार द्वारा संचालित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप इस बात पर क्विक रिएक्शन नहीं लेता है और इतने महत्वपूर्ण बात को इंटेलिजेंस ब्यूरो या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को शेयर भी नहीं करता है, जिस कारण कैप्टन देवी शरण जी को न ही कोई मदद मिल रही थी और न ही कोई ऐसा मैसेज जिससे वो ये समझ सके कि भारत के सुरक्षाकर्मी इस लड़ाई में हमारे साथ है। जब ये हाईजैकिंग चल रही थी तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ट्रैवल कर रहे होते हैं और हाईजैकिंग के 1 घंटे बाद जब वो दिल्ली उतरते हैं, उन्हें इस पूरी घटना के बारे में फौरन संक्षेप कर दिया जाता है।
अब इस घटना के बारे में सुनते ही प्रधानमंत्री वाजपेयी जी इसे डिस्कस करने के लिए तुरंत एक मीटिंग अरेंज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एटीसी से हाईजैकिंग को रोकने से जुड़ी कोई भी खबर न मिलने पर कैप्टन देवी शरण जी का मन बेचैन हुआ जा रहा था और उनके पसीने छूटे जा रहे थे। कुछ देर बाद वेस्ट में जाने के बाद कैप्टन शरण जी पाकिस्तानी एटीसी से पाकिस्तान में प्लेन को लैंड करने की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान हाल ही में हुए कारगिल युद्ध में हिंदुस्तान से बुरी तरह पीट चुका था, तो वो अब हिंदुस्तान से बदले के भाव से कैप्टन शरण जी को लैंडिंग के लिए तुरंत मना कर देता है और कहता है पाकिस्तान में घुसने की जरूरत भी मत करना, वरना प्लेन सहित उड़ा दिए जाओगे। अब देवी शरण जी ये कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी भी तरह प्लेन इंडिया में लैंड कर जाए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक बार वे प्लेन को भारत में लैंड करते हैं तो फिर आगे का काम हमारे सुरक्षाकर्मी देख लेंगे। लेकिन आतंकवादी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे और वे प्लेन को पाकिस्तान या अफगानिस्तान में ही लैंड करना चाहते थे। इसी हाना के बीच प्लेन पाकिस्तान बॉर्डर के चक्कर काट रहा था और प्लेन का फ्यूल भी खत्म हो जा रहा था। और सिचुएशन को देखते हुए कैप्टन शरण जी इंडियन एटीसी को बताते हैं कि पाकिस्तानी एटीसी ने उनकी लैंडिंग के परमिशन को ठुकरा दिया है। ऐसे में वो लोग फौरन पाकिस्तानी एटीसी से कहकर लैंडिंग की परमिशन दिलाए, नहीं तो हाईजैकर्स बोखला के पैसेंजर पर अटैक भी कर सकते हैं। अब धीरे धीरे हाईजैकिंग के बारे में पूरा देश जान चुका होता है और न्यूज चैनल के जरिए ये खबर हाई डिपार्टमेंट में पहुंचती है। जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अगर शुरुआत में ये कर दिया होता तो शायद अब तक कोई रास्ता निकल चुका होता। आप तो किन का इंतजार कर रहे हैं? क्या काठमांडू वाली फ्लाइट का? मैंने हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं। कभी वो तो हाईजैक हो गया। ये बात उनसे मेरी लगभग 6 बजे के आसपास हुई है। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपनी बात इंडियन गवर्नमेंट को बताती है तो ये लोग तुरंत पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करके उनसे लैंडिंग की परमिशन मांगती है। लेकिन पाकिस्तान को अपने आप को भोला भाला साबित करना था, तो वो इस बार भी उनके रिक्वेस्ट को ठुकरा देता है और फ्लाइट IC-814 अभी भी आसमान के चक्कर काट रही होती है। अब धीरे धीरे प्लेन का 3/4 फ्यूल गायब हो जाता है और मौका देखते ही कैप्टन देवी शरण आतंकियों को कहते हैं कि क्यों न हम लोग अमृतसर में लैंड करके प्लेन को रिफ्यूल कर ले और फिर लाहौर के लिए निकल जाएंगे। लेकिन हाईजैकर्स डर के मारे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंदुस्तान में उनके बाप बेटे हुए हैं जो मौका देखते ही उन्हें ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन फ्यूल के कंडीशन को देखते हुए वो मजबूरन फ्लाइट को अमृतसर में लैंड करने की अनुमति दे देते हैं। और अब देवी शरण जी इंडियन एटीसी से परमिशन लेकर फ्लाइट को अमृतसर में लैंड कर रहे होते हैं। फ्लाइट को अमृतसर में लैंड कराते वक्त कैप्टन देवी शरण जी को काफी सुकून सा लग रहा होता है, क्योंकि उन्हें अपने भारत सरकार और देश के जाबाज सुरक्षा कर्मियों पर पूरा यकीन था। लेकिन देवी शरण जी इस बात से अनजान थे कि आज कुदरत भी इस प्लेन के साथ कुछ अजीब सा खेल खेलने वाली थी। अब शाम के 6:44 के करीब ये प्लेन धीरे धीरे राजा सांसी एयरपोर्ट पर लैंड कर रही होती है और उधर एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन के लैंडिंग के बारे में सारे इंडियन अथॉरिटीज को खबर कर देती है, जिसके बाद अब एयरपोर्ट को पंजाब पुलिस चारों ओर से घेर कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद फ्लाइट IC-814 अमृतसर में लैंड करता है और अब पंजाब पुलिस दिल्ली के अगले ऑर्डर्स का वेट कर रही होती है। अब सारे इंडियन अथॉरिटीज और इंडियन गवर्नमेंट हाईजैक पर मीटिंग करते हैं और सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ उपाय नहीं ढूंढ पाते। इस ओर पंजाब पुलिस लगातार आतंकवादियों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन आतंकवादी किसी का कोई जवाब नहीं देते और कैप्टन देवी शरण जी को लगातार फोर्स किए जा रहे होते हैं कि वे एटीसी से कहकर जल्दी से रिफ्यूलिंग कराए। रिफ्यूलिंग के देरी के पीछे दिल्ली हाई कमांड्स थी, जो MSG कमांडोज के वहां पहुंचने का वेट कर रही थी। NSG कमांडोज हालांकि अभी अमृतसर से काफी दूर दिल्ली में ही थे। अब रिफ्यूलिंग में देरी होता देख आतंकी समझ चुके होते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वे बोखला के पैसेंजर्स और एयर होस्टेजेस को अपना निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जिनका पहला शिकार सतनाम सिंह बनते हैं। वे आतंकी अपना खौफ जमाने के लिए सतनाम सिंह को कई जख्म देते हैं। अब इस घटना को देख देवी शरण जी घबरा जाते हैं और हाईजैकर्स के इस गुस्से भरे रवैये के बारे में एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द रिफिलिंग की बंदोबस्त कराई जाए। इधर NSG कमांडोज को पहुंचने में अभी भी देरी होने वाली थी, जिस कारण इंडियन अथॉरिटीज इस प्लान को रद्द कर देती है और फौरन एक ट्रक में पंजाब पुलिस को बिठाकर प्लेन के पास भेज देती है, ताकि पंजाब पुलिस वहां पहुंचकर प्लेन के टायर्स को पंक्चर कर देगी और आतंकियों का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अब ट्रक का ड्राइवर पंजाब पुलिस को लिए काफी तेजी से प्लेन की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देख इंडियन अथॉरिटी घबरा जाती है कि इतनी स्पीड से ट्रक को अपनी ओर आता देख आतंकवादी समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। इसी कारण ट्रक ड्राइवर को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वो ट्रक को धीरे धीरे चलाए, लेकिन इस ऑर्डर को ठीक से न सुन पाने की वजह से ड्राइवर ट्रक को प्लेन के कुछ देर पहले ही रोक देता है। अब ट्रक को ऐसे अचानक रुका देख
आतंकियों को शक हो जाता है और वे बौखलाकर प्लेन में बंदूकों और चाकू से अफरा तफरी मचा देते हैं। आतंकी अपने गुस्से को एक बार फिर से पैसेंजर्स पर निकालते हुए रुपीना कत्तल नाम के एक पैसेंजर्स को बुरी तरह घायल कर देते हैं, जो अभी अभी अपनी हनीमून मना के वापस लौट रहे थे। लेकिन क्योंकि हाईजैकर्स ने शुरू में ही महिलाओं और पुरुषों को अलग कर दिया था, जिस कारण रुपिन की पत्नी को इस बात का पता भी नहीं था कि उनके पति के साथ आतंकी क्या कर रहे हैं। अब आतंकियों के ऐसे बदसलूकी को देखते हुए कैप्टन देवी शरण जी मजबूरन प्लेन को एक बार फिर से उड़ा देते हैं और 7:45 के करीब एक बार फिर से प्लेन हवा में गोते लगा रहे होता है। और इसी के साथ भारत सरकार प्लेन को बचाने का वो सुनहरा मौका खो देती है। अगर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप शुरुआत में ही हाईजैकिंग की खबर हायर डिपार्टमेंट्स तक पहुंचा देती और इंडियन अथॉरिटीज में कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, तो शायद आज फ्लाइट IC-814 सारे यात्री सहित सुरक्षित अमृतसर में मौजूद होते। जर्नी फ्रॉम अमृतसर टू तालिबान। अब एक बार फिर से प्लेन उड़ते हुए पाकिस्तान के पास पहुंच जाता है और देवी शरण जी एक बार फिर से पाकिस्तानी ATC से कांटेक्ट कर लैंडिंग के लिए परमिशन मांगते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान चिढ़ जाता है और लैंडिंग के लिए मना करते हुए अपने लाहौर एयरपोर्ट के सारे लाइट्स ऑफ कर देता है। अब धीरे धीरे प्लेन का फ्यूल खत्म हो जा रहा था और कॉकपिट में लो फ्यूल के वार्निंग को देखकर कैप्टन देवी शरण जी घबरा जाते हैं और पाकिस्तानी ATC से एक बार फिर से कहते हैं, हमारे प्लेन में अब बहुत कम फ्यूल बचा है, अगर तुम लोग हमको लैंडिंग के लिए परमिशन नहीं दोगे तो प्लेन लाहौर में क्रैश लैंडिंग कर जाएगा, जिसमें नुकसान तुम्हारा भी होगा। अब जब बात खुद पाकिस्तान पे आती है तो वो घबराकर लैंडिंग के साथ साथ फ्यूलिंग की भी परमिशन दे देता है। अब प्लेन 8 बजे के करीब लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन के लैंड करते ही पाकिस्तानी कमांडोज प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्लेन के अंदर और किसी के हालत का तो पता नहीं था, लेकिन बुरी तरह से जख्मी हुए रुपिन कत्याल जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे होते हैं। रुपिन के इस हालत को देखते हुए कैप्टन सहित क्रू मेंबर्स इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की डिमांड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान फ्यूलिंग के अलावा किसी और मदद के लिए साफ इनकार कर देता है। प्लेन रिफ्यूलिंग करते ही एक बार फिर से उड़ जाता है और अफगानिस्तानी एयरपोर्ट के पास पहुंच जाता है। लेकिन उस वक्त 1999 में अफगानिस्तान में नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं थी, जिस कारण प्लेन को ओमान की तरफ मोड़ दिया जाता है। ओमान के पास पहुंच करके देवी शरण जी ओमान ATC से लैंडिंग परमिशन मांगते हैं, लेकिन ओमान प्लेन को अपने बॉर्डर में घुसने से साफ मना कर देता है। अब मजबूरन प्लेन को UAE की ओर मोड़ना पड़ता है। रात के करीब 3 बजे प्लेन दुबई के पास पहुंच जाता है और दुबई से लैंडिंग परमिशन मिलने के बाद प्लेन को दुबई के अल मिनहाद एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया जाता है। इंडियन अथॉरिटीज दुबई से कांटेक्ट कर मदद के लिए गुहार लगाती है, लेकिन दुबई भारत की मदद करने से इनकार कर देती है। भारत एक बार फिर से दुबई से कहता है कि आप एटलीस्ट अपने कमांडोज को वहां भेजकर रिफ्यूलिंग के बदले कुछ पैसेंजर्स को छुड़ा लीजिए। दुबई भारत की इस बात को मान लेती है और आतंकवादियों से समझौता कर फ्यूल के बदले 27 पैसेंजर्स को आजाद कर लेती है, जिसमें जख्मी रूप में सतनाम सिंह के साथ साथ रुपिन कत्याल की डेड बॉडी भी थी, जो मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण अपना दम तोड़ चुके थे। रुपिन कत्याल के लिए फौरन एक रिफिल प्लेन का इंतजाम किया जाता है और उनके बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए उनके घर भेज दिया जाता है। फ्यूल लेने के बाद प्लेन एक बार फिर से उड़ान भरती है और अब क्योंकि सुबह हो चुकी थी तो देवी शरण जी आतंकियों के कहने पर प्लेन को कंधार की ओर ले जाते हैं और फिर फाइनली सुबह के 8:33 पर प्लेन अपनी लास्ट लैंडिंग करता है। और जैसे ही फ्लाइट वहां लैंड करती है, तालिबान के कमांडोज प्लेन को चारों ओर से घेर लेते हैं। उस समय कंधार तालिबान के कंट्रोल में था और जब फ्लाइट वहां लैंड करती है तब इंडियन अथॉरिटीज हाईजैकर्स तक पहुंचने के लिए तालिबान से नेगोशिएशन करती है। लेकिन भारत तालिबान को नेगोशिएशन नहीं करता था, इसलिए नेगोशिएशन में काफी परेशानी होती है। हालांकि अपने पैसेंजर्स को किसी भी तरह उन आतंकियों से आजाद करना था, जिसके लिए भारत सरकार तालिबान से अपने पैसेंजर की सेफ्टी के लिए गुहार लगाते हुए उन आतंकियों से उनकी डिमांड पूछती है। इस चीज को सुनने के लिए उन आतंकियों के कान न जाने कब से तरस रहे थे। आतंकियों ने मौका मिलते ही तुरंत जवाब दिया कि हमें $200 मिलियन की रकम के साथ साथ उन 36 आतंकवादियों की रिहाई चाहिए जो उस वक्त हिंदुस्तान की जेल में कैद थे। इसी के साथ साथ उन्होंने सज्जाद अफगानी के डेड बॉडी की भी डिमांड रखी, जिसे भारतीय जेल से भागने के क्रम में यहाँ की सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था। इतने डिमांड्स को सुनते ही अटल बिहारी वाजपेयी जी तुरंत मना कर देते हैं और कहते हैं कि आतंकियों की कोई भी डिमांड पूरी करने के लायक नहीं है, क्योंकि वे आतंकी बहुत मुश्किल से पकड़ में आए थे और वे अगर छूट जाते तो फिर से भारत को वही आतंकी धमाके झेलने पड़ते। अब प्लेन के अफगानिस्तान में होने की खबर पूरे न्यूज चैनल और मीडिया ग्रुप्स के बीच सर्कुलेट करने लगती है
और उस प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स के परिवार वाले रोने बिलखने लगते हैं। भैया मैं जाने भैया मैं जाने दो, मेरे भाई को मेरा चाहे आप दो आदमी को और जब 26 दिसंबर 1999 को भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह हाईजैकिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, तब उन पैसेंजर्स के परिवार वाले वहां इकट्ठा होकर जसवंत सिंह जी से अपने कर्मियों की जान की भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं कि आप उनकी सारी डिमांड्स पूरी कर दो, लेकिन कैसे भी करके हमारे परिवार को बचा लो। We are moving and groping in the dark. Pompous statements are being made about the greatness, when the fact lies it was a absolute security lapse. You have to do something. She's a doctor. Look at her. She's a doctor. I'm a surgeon. We are the backbone of this country. We are the middle class. When the middle class revolts, there is a French Revolution. पैसेंजर्स की फैमिली तो सरकार पर प्रेशर बना ही रही थी कि इधर ऑपोजिशन पार्टी भी अपना प्रोपेगेंडा फैलाकर भारत सरकार को प्रेशर करना शुरू कर देते हैं। हालांकि IC-814 की घटना पे पाकिस्तान की पूरी छाप है। विमान के अपहरणकर्ताओं के बारे में 3 दिन बाद भी कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। यात्रियों के परिवार वाले जगह जगह मोर्चा खोले हुए हैं और सरकार पर दबाव भी बहुत ज्यादा है। सब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार फैसला जल्द से जल्द हो। अब क्योंकि भारत सरकार भी अपने पैसेंजर्स की सलामती चाहते थे, इसलिए उन हाईजैकर्स से नेगोशिएशन करने के लिए एक टीम को विवेक कादजू के लीडरशिप में कंधार भेजा जाता है और 27 दिसंबर को ये टीम वहां पहुंच भी जाती है। फिर तालिबान इंडियन अथॉरिटीज और आतंकियों के बीच नेगोशिएशन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये नेगोशिएशन इतने भी आसानी से होता नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि जो प्रपोजल इंडियन अथॉरिटीज रख रही थी वो आतंकियों को पसंद नहीं आ रहा था और जो डिमांड आतंकी रख रहे थे वो इंडियन अथॉरिटीज को नहीं पसंद आ रहा था। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जा रहे थे और कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। फिर एक दिन तालिबान उन आतंकियों को सजाद अफगानी के डेड बॉडी और $200 मिलियन के रकम को छोड़ने के लिए मना लेता है, लेकिन हाईजैकर्स उन 36 कैदियों की डिमांड को छोड़ने के लिए अभी भी राजी नहीं थे। इंडियन अथॉरिटीज और उन आतंकियों के इस खेल में पैसेंजर पिसते जा रहे थे और उनका एक एक पल घुट घुट के बीत रहा था। अब पैसेंजर्स को प्लेन में रहते हुए पूरा 1 हफ्ता गुजर गया था और अब वे खाना पीना न मिलने की वजह से भूख के मारे तड़प रहे थे। उधर पैसेंजर्स का बुरा हाल हो रहा था, जबकि इधर पैसेंजर्स के परिवार वालों के सहित भारतीय नागरिकों में भी आक्रोश और गुस्से का सैलाब दिख रहा था। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी और भारतीय नागरिक सड़कों पर भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए कुफरान मचाए हुए थे। ऐसे में अब इंडियन अथॉरिटीज को जल्द से जल्द कोई फैसला लेना था, नहीं तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। और अंत में इंडियन अथॉरिटीज आतंकियों के चुनिंदा 3 साथियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें मौलाना मसूद अजहर, अहमद ओमर सईद शेख और मस्तक अहमद झरगर जैसे खतरनाक आतंकी मौजूद थे। अब इन तीनों आतंकियों को पहले दिल्ली लाया जाता है और फिर एक फ्लाइट के जरिए जसवंत सिंह के साथ कंधार भेज दिया जाता है। तीनों आतंकियों के कंधार पहुंचते ही हाईजैकर्स ने प्लेन सहित सारे यात्रियों को छोड़ दिया और तालिबान अपनी चालाकी दिखाते हुए उन आतंकियों को भारत को न सौंपकर उल्टा उनके भागने में मदद करता है और उन्हें पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार ले जाके सही सलामत भिजवा देता है, ताकि उन्हें फिर से कोई ना पकड़ ले। और इस प्रकार ये 5 आतंकी जिन मंसूबों को लेकर उतरे थे उसमें कामयाब हो गए और हाईजैक का हर एक स्टेप इनके प्लान के अनुसार ही हुआ। हालांकि भारत सरकार और आतंकियों के बीच के लड़ाई में वो मासूम पैसेंजर्स की जिंदगी नर्क बन के रह गई और जहां वे 1-2 घंटे के सफर तय कर अपने परिवारजनों से मिलने का सपना देख रहे थे, वही उन्हें 7 दिनों का लंबा और कष्टदायक सफर तय करना पड़ा, जो शायद वे आज भी भूल नहीं पाए होंगे। और इसी के साथ हमारी आज की प्लेन की हाईजैकिंग स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। एक ऐसी दर्दनाक प्लेन हाईजैकिंग जो भारत के इतिहास में न कभी हुई थी और न ही शायद फिर कभी होगी। आपको क्या लगता है, इस प्लेन के हाईजैक होने के पीछे कौन जिम्मेदार था? क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिन्होंने इंडियन अथॉरिटी को समय पर खबर नहीं दी, या फिर इंडियन अथॉरिटी जो फ्लाइट को अमृतसर में लैंड करने के बाद कुछ क्विक रिएक्शन नहीं ले पाई, या फिर वो ट्रक ड्राइवर जिसने इंडियन अथॉरिटीज के कमांड को ध्यान से नहीं सुना? इस हाईजैकिंग को लेकर आपकी जो भी सोच है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के बाद मैं आपको ये वीडियो देखने के लिए रिकमेंड करूंगा, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक भारत का जाबाज फाइटर पायलट 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान अपने प्लेन के डैमेज होने के कारण पाकिस्तान में जा गिरता है और फिर वहां से दुश्मनों से बचते हुए इंडिया तक पैदल ही अपनी यात्रा पूरी करता है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।